नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी और आज की इस वीडियो में हम लोग 4 मेजर लर्निंग्स की बात करने वाले हैं। आपको पता है कि संदीप माहेश्वरी सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अब ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट में पहुंच गया है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही, संदीप सर कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे या फिर विवेक सर कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो 16 जनवरी तक कोर्ट ने इन दोनों ही लोगों को रोक दिया है किसी भी प्रकार की डिफेमेटरी वीडियो डालने से। यानी कोई भी ऐसी वीडियो जो अपमान सूचक हो या फिर मान हानिकारक हो, ऐसी वीडियोस अब ये दोनों ही लोग ना तो सोशल मीडिया पे अभी अपलोड कर सकते हो और ना ही ऑफलाइन इन मुद्दों पे बात कर सकते हैं। कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो आइए इस पूरे कंट्रोवर्सी से 4 मेजर लर्निंग सब तक लेते हैं। पहली लर्निंग है प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई। आपने देखा होगा और अभी स्क्रीन पे भी आ जाएगा कि 20 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स में पूरे एक पन्ने की फ्रंट पेज पे एक एड आई जो कि संदीप माहेश्वरी सर की एड थी। 1-to-1 सेशन के बारे में ये था और इसके बारे में काफी बातें हुई और बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी से भी 1 रुपये नहीं लेंगे अपने सेशन के, तो फिर ये एड क्यों। और उसके बाद कुछ मेल्स भी कहीं ना कहीं पब्लिक में आए जहां पे 36 लाख रुपए सर की फी है 2 घंटे की, और अगर कोई सर के पास आता है तो फिर 9 लाख और जीएसटी अलग से। मैं कहता हूं कि वो 36 करोड़ भी लेते तो आप कुछ नहीं बोलते, अगर वो 9 करोड़ रुपए भी लेते तो आप कुछ नहीं बोलते। डेफिनेटली क्यों बोलते आप? अगर उनके पास वो नॉलेज है, अगर उनके पास वो एक्सपीरियंस है जिससे किसी का बिजनेस बढ़ सकता है, तो वो 2 घंटे का अगर 36 लाख ले रहे हैं या 9 लाख ले रहे हैं तो इसमें कुछ भी खराबी नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहां पे आई? लोग उंगली क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली थी। मैंने प्लेज लिया था जब मैंने अपने सेशंस करने शुरू करे थे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी 1 रुपए भी नहीं लूंगा अपने इन सेशंस का। अब मैं उस प्लेज में एक और लाइन ऐड करना चाहता हूं कि सिर्फ जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी मेरे सेशंस फ्री ही रहेंगे। अब इस बात को समझिए, क्या यह जरूरी है कि हम पब्लिकली कोई प्रतिज्ञा लें? अगर वो इस प्रकार की कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते और शायद ये कहते कि मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करूंगा ये करने की या फिर ऐसा ना करने की या फिर ऐसा करने की, तो शायद ये उंगली ही ना उठती, शायद लोग सवाल ही ना उठाते। अच्छा, सवाल इसलिए भी उठे कि उस पे जो sword.com जिस वेबसाइट का वहां पे उस एड में बात की गई है, जहां वो एड है वहां वेबसाइट भी एक दी गई है, तो www.swotsword.com वो वेबसाइट अभी नहीं खुल रहा। तो कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि 20 नवंबर अभी हाल की ही बात है और आप 20 नवंबर को 50 लाख 60 लाख रुपए लगाते पूरे ऐड पे और अचानक से वो वेबसाइट ही नहीं चलता। इसका क्या मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं चिंतित हैं क्योंकि आपने कोई ऐसी प्रतिज्ञा की थी। मैं कह रहा हूं, आप सबको पता होगा महाभारत में 9वें दिन जब भीष्म पितामह लड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भीष्म पितामह को रोकना नामुमकिन है। ऐसा लग रहा था कि अब ये युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा और भीष्म सबको मार देंगे। और अर्जुन को उस समय तक भीष्म को मारने की कोई खास इच्छा नहीं हो रही थी, तो अर्जुन लड़ तो रहे थे लेकिन वो अपना 100% नहीं लगा रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए जब कृष्ण को ऐसा लगने लगा कि महाभारत का अंत हो जाएगा और भीष्म को रोकना अब सच में नामुमकिन है, तो कृष्ण खुद उतरते हैं। वो ऐसा कई जगहों पे दिखाया जाता है कि वो एक रथ का पहिया उठाते हैं और कुछ जगहों पे ये भी दिखाया जाता है कि वो सुदर्शन चक्र ले लेते हैं और फिर इसके बाद भीष्म अपने हथियार जो कुछ भी उन धनुष जो भी चीजें थी उसे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो निहत्थे रहेंगे, वो किसी भी अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर कृष्ण ने किस प्रकार से और क्यों ये प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए वो तैयार हो गए और उन्होंने अस्त्र और शस्त्र उठा लिए? सवाल जब ये हुआ कृष्ण से, तो कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं और मुझे पता है कि मेरा अवतार यहाँ पे क्यों हुआ है। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं और अगर धर्म की रक्षा के लिए मुझे सैकड़ों हजारों प्रतिज्ञाएं भी तोड़नी पड़े तो मैं तोड़ूंगा, लेकिन धर्म की रक्षा करूंगा, फिर चाहे दुनिया मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना बोले। समझिए, भीष्म की प्रतिज्ञा ही थी जिसे उन्होंने नहीं तोड़ा, जिसके चलते महाभारत हुआ। अगर दुष्ट दुशासन जिस समय द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था उस समय भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को भुला देते, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करेंगे, और इस प्रतिज्ञा के चलते वो कुछ भी नहीं बोल पाए। पांडवों पे अत्याचार होता रहा, द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और फिर भी भीष्म चुप थे। अगर भीष्म चाहते तो ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक व्यक्तिगत सम्मान को धूमिल होने से उन्होंने बचा तो लिया, लेकिन राष्ट्र संकट में चला गया। अब समझिए, इंसान
अपने सम्मान के लिए कई बार इतना चिंतित हो जाता है कि वो राष्ट्र की चिंता छोड़ देता है, धर्म की चिंता छोड़ देता है, सत्य की चिंता छोड़ देता है। अगर भीष्म अपने सम्मान को धूमिल होने देते और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते तो शायद महाभारत ना होता। मुझे लगता है कि अगर आपने मान के चलिए कोई प्रतिज्ञा ली भी ली है तो उसे तोड़ने में मत डरिए। अगर वो सत्य के लिए है, अगर वो सही चीजों के लिए है, तो वो प्रतिज्ञा तोड़ी जा सकती है। सीख ये भी है कि हम किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा को पब्लिक में ले ही ना। अच्छा होता कि हम अपने परिवार में और अपने 10 लोगों के बीच में, जो अपने क्लोज वंस हैं, जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनके बीच में कुछ करने ना करने की प्रतिज्ञा ले लें। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा अवसर आया भी तो वो आपको टोकेंगे कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, और आपको उन 10 लोगों को समझाना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों सही है, आपको क्यों अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ रही है। मेरे ख्याल से किसी भी प्रतिज्ञा को पब्लिकली लेना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि ये बहुत अधिक आपके लिए, मतलब संकट में कोई बात आ गई हो, कोई मजबूरी आ गई हो और ऐसा हो कि अब इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तभी आपको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताइएगा। दूसरी लर्निंग पे आते हैं। दूसरी लर्निंग है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक बात को हमेशा याद रखिए कि इसी सिद्धांत पे काम कीजिए, बोलिए कम कीजिए ज्यादा। अगर आप मान के चलिए आप किसी से कहते कि आप मेरे घर पे आ जाओ और मैं आपको 100 रुपए दूंगा, और वो बंदा आपके घर पे आता है और आप उससे 95 रुपए दे के भेजते हैं, या 99 रुपए ही क्यों ना दे दे, वो इस बात को याद नहीं रखेगा कि उसे आपने 99 रुपए दिए, वो इस बात को याद रखेगा कि आपने 1 रुपये उसे नहीं दिए। इंसान की ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी है कि इंसान क्या नहीं मिला इस पे ज्यादा फोकस करता है, क्या मिल गया इस पे फोकस नहीं करेगा। आपने जो भी वादा किया था, अगर उन वादों में आप 90% भी पूरा कर देते और 10% छोड़ देते, 10% आप पूरा नहीं कर पाते, तो उससे वो चीज याद रहती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो कुछ भी प्रॉमिस कर रहे हैं वो कम हो और जो कुछ भी डिलीवर कर रहे हो वो ज्यादा हो। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी, यानी बोलिए कम कीजिए ज्यादा। आज अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की एक वीडियो संदीप माहेश्वरी सर ने भी दिखाई, जहां वो कहते हैं कि हम 10 लाख रुपए कमाएंगे, आपको, आप 10 लाख कमाने के लायक मैं आपको बना दूंगा, महीने के 10 लाख रुपए आप कमाएंगे। आज इस पे बात क्यों हो रही है, वो वीडियो क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि वहां 10 लाख की बात हो गई है। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। तो जब भी आप प्रॉमिस बड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लोग होंगे, शायद वो उसे पूरा ना कर पाए या आप उसे पूरा ना कर पाए, तो फिर लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने के बारे में कभी भी सोचे, तो मुझे लगता है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी, इस फंडे पे काम कीजिए, बहुत ही मजे मजे में काम चलता रहेगा। तीसरी लर्निंग पे आते। तीसरी लर्निंग है किसी भी सिचुएशन को या इंसान को जज करने में जल्दीबाजी ना करें। सो डोंट बी इन अ हरी इन जजिंग पीपल और सिचुएशन, यानी लोगों को जज करने में या फिर सिचुएशन को जज करने में हड़बड़ी मत कीजिए। संदीप माहेश्वरी सर ने अपनी पहली वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया था, ये बिल्कुल सच है, लेकिन इधर से विवेक बिंद्रा सर थोड़ी सी जल्दीबाजी कर गए और संदीप माहेश्वरी सर ने ये जल्दीबाजी की कि उन्होंने विवेक बिंद्रा का पक्ष नहीं सुना, उन्हें अपने चैनल पे नहीं बुलाया। शायद इसे और अच्छे ढंग से सुलझाया जा सकता था या एक अलग सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। आज मामला कोर्ट में है, 2 बड़ी हस्तियां कोर्ट में है, ये खुशी की बात तो कहीं से भी नहीं है। हाँ, अगर हो सकता था कि इसे संदीप सर चाहते तो शायद विवेक सर को बुला के और जो भी लोग जिनको सच में शिकायतें थी उनका कुछ सॉल्यूशन वहां निकल जाता तो ये अच्छा होता। खैर, मामला अब कोर्ट में है, क्या होगा ये आगे देखेंगे। लेकिन सीख ये मिलती है कि हम किसी भी इंसान को जज करने में जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में क्या होता है कि आप गलत इंटेंशन उसका ले लेते हैं। हो सकता है कि वो इंसान एक अच्छे इंटेंशन से काम कर रहा हो सकता है कि उसकी नीयत बिल्कुल अलग हो, और चूंकि आप जल्दीबाजी में थे, आपने जज किया जल्दीबाजी में, तो आप कुछ गलत समझ गए उसके बारे में और फिर पूरा मामला बिगड़ गया। तो ये तीसरी सीख। चौथी सीख है कि कुछ भी खरीदने में आप इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ कमाई के लिए कुछ भी ना खरीदें। If you're purchasing anything just for earning, don't purchase. खुद से पूछ लीजिए कि अगर मैं इस चीज से 1 रुपए भी नहीं कमाता हूं तो क्या फिर भी इस चीज को लेके मैं संतुष्ट रहूंगा? बहुत सारे लोग जिन्होंने 50,000 या 35,000 रुपए लगाए या लाखों रुपए लगाए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सीखने के नाम पे लगाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए लगाया। और जब वो पैसा नहीं कमाएंगे तो डेफिनेटली डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, डेफिनेटली चीटेड फील करेंगे और उनको कोई ग्रोथ भी नहीं मिला, क्योंकि वो ग्रोथ पे फोकस थे ही नहीं।
वो सिर्फ अर्निंग पे फोकस थे। तो मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक सीख है कि अगर हम कुछ भी खरीद रहे हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए खरीद रहे हैं तो उसे ना ही खरीदें तो बढ़िया है। खुद से पूछ लें कि अगर 1 रुपया भी ना कमाया तो क्या संतुष्ट रहूंगा? अगर 1 भी रुपया ना कमाया इस चीज से तो क्या मैं खुद को बढ़िया फील करा पाऊंगा, या फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने खुद के साथ कुछ गलत कर दिया या अपने पैसे बर्बाद कर दिया, अपने पैसे उड़ा दिए। तो मुझे लगता है ये 4 मेजर लर्निंग्स है जो हम सबको सीखनी चाहिए इस कंट्रोवर्सी से। कौन सही है और कौन गलत है ये तो कोर्ट फैसला लेगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर गलतियां ना हुई होती तो ये सारी चीज होती ही ना। तो गलतियां तो है ही, लेकिन आगे कोर्ट क्या फैसला लेती है ये सबसे अहम होने वाला है। बाकी आपको इन 4 लर्निंग्स में से कौन सी लर्निंग सबसे अच्छी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए ताकि हमारी जो ये पूरी फैमिली है ये भी बढ़ती चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। सीखते रहिए।